हेलो एंड वेलकम बैक डियर पेरेंट्स। एनसीईआरटी समरी में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू कवर क्लास 7 ज्योग्राफीज चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट, मनुष्य का जो पर्यावरण है, जिसमें कि सेटलमेंट्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इट मीन्स उनका निवास और किस प्रकार से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड देन किस प्रकार से एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं। इन चीज़ों के बारे में आज हम समझेंगे। और इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से ये ह्यूमंस आज से नहीं, बहुत ही लंबे समय से जब से इनकी उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से ये आज की स्थिति में पहुँचे हैं। तो इन चीज़ों को भी हम चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है। इसके पहले हमने पिछले कई क्लासेस में पढ़ रखा है दैट जिस चीज़ को भी ह्यूमन ने बनाया है उसे हम ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं, और जिस चीज़ को नेचर ने बनाया है उसे हम नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। तो आज सबसे पहले बात हम करेंगे इसमें सेटलमेंट्स की। तो सेटलमेंट्स में क्या बात करेंगे, सेटलमेंट्स होता क्या है पहले तो ये जानना जरूरी है। तो सेटलमेंट बेसिकली वो होता है कि वो कुछ प्लेसेस होते हैं। सेटलमेंट्स आर सम प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स, ऐसे स्थान जहाँ पर लोग अपने रहने का घर बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेटलमेंट्स। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं भी घर बना देंगे, और ऐसा भी नहीं है कि जिस प्रकार के घर आज आप देख रहे हैं ऐसे ही घर बिल्कुल स्टार्टिंग से रहे हों, ऐसा भी नहीं है। देन हाउ ये डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे आज तक चीज़ें पहुँचती हैं, और कैसे इंसान जो शुरुआती इंसान था उसने किन जगहों को चूज किया अपने किसी घर को बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को हम इसमें स्टडी करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, जब हम अर्ली ह्यूमंस की बात करते हैं, तो जब हम बिल्कुल स्टार्ट में आते हैं तो उस समय की बात हम करें तो देखिए जो अर्ली ह्यूमंस होते हैं वो अपने घर को एक कह सकते हैं कि ब्रिक, मतलब जो ईंट होती है, ईंट के माध्यम से या सीमेंट के माध्यम से, या फिर जो आजकल मार्बल वगैरह इत्यादि आप देखते हैं, इनके माध्यम से तो नहीं ही बनाए थे, क्योंकि उस समय उनको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं था और ना ही ये चीज़ें अवेलेबल थी। इनको पता नहीं था कि ये चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। ओके, तो फिर कैसे वो बनाते थे घर, कैसे रहते थे, और किन जगहों को वो चूज करते थे। सिंपल सी बात है। अब आप इसमें ये समझिए कि जो स्टार्टिंग के ह्यूमंस थे उनकी नीड क्या थी। ओके, तो अभी समझेंगे कि नीड क्या थी, तो हमें समझ में आएगा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने घर को किन किन जगहों पे बनाया है। तो देखिए अगर आप अपने आप को एक उन अर्ली ह्यूमंस की जगहों पर रख के देखें तो आपको क्या लगेगा कि आपको घर कहाँ बनाना चाहिए। तो आप कहेंगे मैं घर ऐसी जगह बनाना चाहूँगा जहाँ पर पानी हो, क्योंकि पानी के बिना तो जीवन ही नहीं है, जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। ये तो स्लोगन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं ऐसी जगह घर बनाऊंगा जहाँ पे पानी होगा, पहली बात। दूसरी बात कि मुझे सिर्फ पानी से तो मान लीजिए काम चल जाएगा, लेकिन मुझे खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो मैं खाने के लिए क्या करूँगा, मैं ऐसी जगह घर बनाऊँगा जहाँ पे जो लैंड हो वो फर्टाइल हो। तो लैंड क्या होनी चाहिए, फर्टाइल, जिसकी वजह से मैं उसमें कुछ एग्री वाला काम कर सकूँ, मैं उसमें एग्रीकल्चर कर सकूँ, खेती कर सकूँ। ओके, तो मेरे पानी का काम हो गया और मेरे खाने का काम हो गया। तो ये दो चीज़ें तो आपको ज़रूरी है। और लैंड कहाँ अच्छी होगी, जहाँ पर आपका सॉइल जो है फर्टाइल होगा, जो मिट्टी होगी उर्वरक होगी। ओके, तो ये चीज़ें, और इसके साथ ही साथ मुझे एक चीज़ और चाहिए होगी, मुझे रहने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, मतलब कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बहुत हार्श ना हो, वो मेरी फेवरेबल हो। इट मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी ना पड़ रही हो, बहुत ज़्यादा ठंड ना पड़ रही हो, एक ठीक ठाक क्लाइमेट हो जिसमें एक आम इंसान रह सकता हो। तो मैं इन चीज़ों को क्या बनाऊंगा, अपना एक क्राइटेरिया बनाऊंगा कि मेरे ये क्राइटेरिया, मेरा ये पैरामीटर है, और जहाँ भी मुझे ये चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे मैं अपना क्या करूँगा, सेटलमेंट्स बना लूँगा। तो ये थॉट प्रोसेस अर्ली ह्यूमंस के दिमाग में भी आया। ओके, तो हुआ क्या कि उन्होंने देखा कि जो इंडिया का पार्ट था उसमें जो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, गंगा रिवर ले लीजिए आप, ठीक है ना। तो गंगा रिवर क्या है, गंगा रिवर में पानी है। ओके, और गंगा रिवर जहाँ से बहती है उसके आसपास के क्षेत्रों में आप देखेंगे तो आसपास के क्षेत्रों में क्या बहुत ही फर्टाइल लैंड है, ये है ना फर्टाइल लैंड। तो यहाँ पे आप एग्रीकल्चर भी आराम से कर सकेंगे। ओके, और गंगा रिवर के आसपास में जो क्लाइमेट है ये भी बहुत अच्छा है, आपको पता है इस क्लाइमेट के बारे में, मानसून वाला क्लाइमेट है। तो ये भी काफ़ी अच्छा। तो ये कुल मिला जुलाकर हम कह सकते हैं कि नदियों के किनारे सेटल होना काफ़ी अच्छा रहा। इसीलिए आप देखेंगे कि उस समय जो इंडस रिवर था उसके किनारे किनारे क्या सभ्यताएं बसती गई। आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो हमारी काफ़ी फेमस है और कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे सामने इन्हीं रिवर्स के साइड साइड में बसती चली जाती है।
ओके। और एक बात, ये ऐसा नहीं है कि ये जो सभ्यताएं थीं, ये जो बनी हैं अचानक से रातों रात पैदा हो गई, नहीं, इनमें भी देखिए टाइम लगा है। और टाइम कैसे कैसे लगा इसको भी हम आगे समझेंगे। अभी हमने समझा कि सेटलमेंट्स क्या होते हैं, और ये यहाँ पर सेटलमेंट्स के लिए हमें किन चीज़ों को सबसे पहले अपने दिमाग में रखना पड़ता है। ओके। और उसके बाद देखिए सेटलमेंट्स भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से सेटलमेंट्स होते हैं? तो पहला जो सेटलमेंट्स होता है उसे हम कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट, और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं टेम्पोररी सेटलमेंट। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, बहुत कुछ इसमें बात करने वाली है नहीं। टेम्पोररी सेटलमेंट क्या होते हैं? वो कम समय के लिए होते हैं। परमानेंट सेटलमेंट्स क्या होते हैं? वो ज़्यादा समय के लिए होते हैं। तो ये सिंपल सी बात इसमें जो हमको कहना था। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को हम समझते हैं इसी चैप्टर में, और फिर उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि परमानेंट सेटलमेंट क्या होते हैं और ये कैसे हमारे सामने अस्तित्व में आते हैं। ओके, किस प्रकार से ये हैपन होते हैं। तो देखिए, परमानेंट सेटलमेंट नाम है कि ये लगातार मतलब एक अस्थाई निवास होते हैं। ओके, कैसे बनते हैं? तो फर्ज करें कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो किसी नदी, मान लीजिए कि इंडस रिवर है, इंडस रिवर के किनारे क्या करते हैं, वो आकर धीरे धीरे बसना शुरू कर जाते हैं। ओके। अब देखिए कुछ समय बाद क्या है कि जब ये कुछ लोग यहाँ बसें तो यहाँ पर इनकी बसावट की वजह से कुछ प्रकार के ट्रेड इत्यादि आप देखेंगे, कॉमर्स, इन सब का जन्म होगा। एक दूसरे से वो चीज़ों को खरीदेंगे, बेचेंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे। ओके, चीज़ों का उत्पादन करेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा कि यहाँ पे एक मार्केट, अच्छा खासा मार्केट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब मार्केट कहीं भी होता तो लोग वहाँ पे जाते हैं ना ट्रेड करने के लिए, तो फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि यहाँ पे और लोग भी आने लगेंगे। मार्केटिंग के पर्पज़ से कुछ लोग आएंगे, यहीं मार्केटिंग करेंगे, यहीं कमाएंगे, और यहीं पैसा कमा करके घर ले लेंगे, या फिर ज़मीन पे घर बनवा लेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा कि यहीं पे सेटल होना शुरू हो जाएंगे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो डेवलिंग्स है, ढेर सारी जो हाउसेज आपको दिख रहे हैं, ये धीरे धीरे बिगर होते जाएंगे, बिगर मतलब बड़े होते जाएंगे। तो इसी प्रकार से जब नदी किनारे ऐसे सब मतलब ऐसे ही लोग बसते गए, बढ़ते गए, तो इन्हें कहते हैं सभ्यताएं, कहते हैं सिविलाइजेशंस कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अर्ली टाइम्स में जो इंडस रिवर है, या फिर टिग्रिस रिवर है, नाइल रिवर है, वांगवे रिवर है, इसी प्रकार से आप देखें मेसोपोटामिया में, हमारे इंडिया में आप देख ही रहे हैं। तो ऐसे क्या है कि सभ्यताएं अलग अलग नदियों किनारे अलग अलग देशों में बनने लगेंगी, और फिर ये आज के समय में भी आपको दिखाई देंगी। जैसे गंगा रिवर की बात करें तो गंगा रिवर के आप किनारे किनारे, जब ये गंगा रिवर स्टार्टिंग में, जब यहाँ पे इंडिया में जब स्टार्टिंग में लोग गंगा रिवर की तरफ जब लोग आए, घुमंतु लोग आए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या है, बहुत ही फर्टाइल लैंड है, और यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी है, और अच्छा एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पे हम क्या कर सेटल हो सकते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जब यहाँ पे आर्यंस क्या किए, गंगा वैली की तरफ मूव करना शुरू किए, तो यहाँ पे ये परमानेंट अपना हाउसेस बनाना शुरू कर दिए। और आज भी आप देखेंगे कि यहाँ पे लोग रहते हैं, बहुत ही डेंस एरिया है गंगा रिवर वैली का। ओके, तो ये चीज़ें हमें आज भी देखने को मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, परमानेंट सेटलमेंट बन गया। अच्छा, ये तो हो गया परमानेंट सेटलमेंट की बात। अब समझते हैं टेम्पररी सेटलमेंट क्या होता है। तो इसी के माध्यम से आपको टेम्पररी सेटलमेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी आप सोच रहे हैं कि जो इतने घर दिख रहे हैं, ये सारे घर क्या हैं, परमानेंट हैं, लेकिन सभी घर ऐसे नहीं होते हैं। कुछ घर ऐसे भी होते हैं जो परमानेंट नहीं होते हैं, टेम्पररी होते हैं, अस्थायी होते हैं, कुछ वक्त के लिए ही बनाए जाते हैं, और कुछ वक्त बाद फिर वो ध्वस्त कर दिए जाते हैं, और फिर जो वहाँ रहने वाले लोग होते हैं वो किसी और स्थान पर चले जाते हैं और फिर वहाँ घर बनाते हैं। तो क्या होता है, ऐसे कौन से लोग होते हैं? देखिए, जो लोग जंगलों में रहते हैं और हॉट या फिर बहुत ही कोल्ड डेजर्ट वाले एरिया में रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, तो उनका क्या होता है ना कि वो क्लाइमेट के हिसाब से रहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि जो पर्वत का ऊपर वाला भाग है, जो माउंटेन का ऊपर वाला भाग है, वहाँ पे अगर ठंड पड़े तो क्या करेंगे, भाग करके वैली में आ जाएंगे, वैली में अपना घर बना लेंगे, वहाँ रहेंगे कुछ दिन तक, जब तक कि वहाँ ऊपर पर्वत पर ठंड कम ना हो जाए। फिर जब देखेंगे कि वहाँ ठंड कम होगी तो भाग के ऊपर चले जाएंगे। ओके, कुछ ऐसे होते हैं। तो ये लोग बेसिकली इधर उधर क्यों जाते हैं? दरअसल इनको ज़रूरत होती है, ये एक प्रकार के समझिए कि चारवाहे होते हैं। चारवाहे मतलब कि ये इनके पास कुछ मवेशी होते हैं, कुछ इनके पास पशु होते हैं, जिनको ये खिलाने पिलाने के लिए ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन ये केवल यही नहीं होते, केवल ये आपके चरवाहे ही नहीं होते, और भी दूसरे टाइप के लोग भी होते हैं जो कि इस प्रकार के सेटलमेंट्स बनाते हैं। और कौन होते हैं? देखिए, जैसे एक तो हमने ये देख लिया कि भाई अपने पशुओं को देखभाल के लिए, अपने चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। आपने गांव में भी ऐसे देखे होंगे, अक्सर आप देखेंगे कि पर्टिकुलर मौसम में वहाँ पे भेड़ या बकरियों के एक झुंड आता है
और उसको चराने वाला एक बंदा आता है, ये कुछ पर्टिकुलर मौसम में ही होता है, फिर वो नज़र नहीं आते साल भर। तो ऐसे ही लोगों को कहते हैं कि ये टेम्पोरेरी पर सेटलमेंट वाले लोग हैं और ये घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। अच्छा, एक तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ हंटर्स, जो हंटर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह मतलब घूमते रहते हैं, वो ज़्यादातर सेटल नहीं रहते हैं एक जगह पर। हंटर्स हो गए, गेदरर हो गए, चीज़ों को जुटाने वाले, इकट्ठा करने वाले। और एक खास टाइप के लोग होते हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े होते हैं, और इनका जो एग्रीकल्चर का नाम होता है उसे हम कहते हैं शिफ्टिंग। क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, शिफ्टिंग। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और इससे क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में आते हैं, तो इसे ध्यान से सुनिए क्या होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? स्थानांतरित खेती, इसे हम हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि एक ये पर्टिकुलर प्लेस है, ओके, और ये बहुत अच्छा मतलब फर्टाइल है, यहाँ पे ढेर सारे पेड़ पौधे हैं। तो अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने वाले लोग क्या करेंगे, वो इस जगह पर पेड़ों को काट देंगे, जला देंगे, ओके, जला उला के बिल्कुल यहाँ पे छोड़ देंगे, जिसकी बात क्या होगी, उसकी जो राख बचेगी पेड़ या पौधों की, वो राख इस मिट्टी में मिल जाएगी और फिर इस मिट्टी को पूरी फर्टाइल कर देगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर खेती करना शुरू करेंगे, ओके। अब जब यहाँ पे खेती करना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छी मात्रा में पैदावार होगी, क्योंकि बहुत ही फर्टाइल लैंड थी। अरे वो ऑलरेडी पेड़ पौधों से घिरा हुआ था, तो जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ह्यूमस इत्यादि इकट्ठा हो गया, तो ऊपर से उसको जला दिया गया, तो राख इत्यादि की वजह से भी काफ़ी फर्टाइल हो गया। तो इस वजह से क्या होगा, ये बहुत ही फर्टाइल रहेगा, और यहाँ पे 2-3 साल 5 साल बहुत बढ़िया खेती होती है और बहुत अच्छी पैदावार होती है बिना किसी खाद इत्यादि के, ओके। तो ये होता है सिर्फ। अब ये कर लिया इन्होंने। अब इसके बाद क्या करते हैं, जब ये देखेंगे कि यहाँ पैदावार अब कम हो रही है, मतलब इसका जो फर्टिलिटी था वो कम हो गया, तो ये क्या करेंगे, इस क्षेत्र को छोड़ देंगे और छोड़ कर चले जाएंगे एक दूसरे एरिया में। अब यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, इस पेड़ पौधों को क्या करेंगे, ये काट डालेंगे, जला डालेंगे, जला करके फिर यहाँ पे खेती करना शुरू कर देंगे, ओके। तो अभी क्या था, पहले वो यहाँ पर थे, तो यहाँ पर वो एक मतलब निवास बना के रह रहे थे भाई, क्योंकि खेती कर रहे हैं तो उसको देखभाल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक टेम्पररी निवास था। उसके बाद जब यहाँ से ये हट गए, यहाँ चले गए, तो अब यहाँ पे अपना सेटलमेंट बना दिया इन्होंने रहने का। तो इस प्रकार के लोगों को हम कहते हैं कि ये भी जो है टेम्पररी परमानेंट में रहते, सेटलमेंट में रहते हैं, और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते हैं। अच्छा, एक प्रकार के और लोग होते हैं जिसे हम ट्रांस ह्यूमांस कहते हैं। तो ट्रांस ह्यूमांस की बात मैंने आपसे पहले ही कर दिया। वो जो घुमंतु टाइप के लोग होते हैं, जो मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते और आते हैं, उन्हें कहते हैं ट्रांस ह्यूमांस पीपल, ओके। सॉरी। तो ये हमने देख लिया, और इस प्रकार के जो लोग होते हैं ये ज़्यादातर टेम्पोररी सेटलमेंट्स में रहते हैं, ओके। और देखिए यहाँ पे एक ट्रांस ह्यूमांस का एक डेफिनेशन भी दिया हुआ है। इट इज़ अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल हु रियर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर्स अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन द सीजन। नए मतलब चारे की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान, सीजन दर सीजन, मतलब एक ऋतु से दूसरी ऋतु में वो क्या करते हैं, बदलने पर घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को कहते हैं हम ट्रांस ह्यूमंस कहते हैं, घुमंतु पीपल कहते हैं, घुमंतु चरवाहे कहते हैं। तो ये हमने देखा परमानेंट सेटलमेंट के बारे में, टेम्पोररी सेटलमेंट के बारे में। अब आइए कुछ और चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, सेटलमेंट्स भी जो परमानेंट होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। कैसे? एक तो सेटलमेंट्स आपका ऐसा होता है परमानेंट जो कॉम्पैक्ट होता है, और दूसरा जो होता है वो स्कैटर्ड होता है। नाम से और इस इमेज से आपको दोनों से ही क्लियर हो रहा होगा कि कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स का मतलब ये ऐसा सेटलमेंट्स जो बहुत ही नज़दीक हो, बहुत ही घना बसा हुआ हो, ओके, बहुत ही डेंस बसा हुआ हो। और स्कैटर्ड सेटलमेंट का मतलब क्या हो गया कि ऐसी बसावट, ऐसे घर जो थोड़े दूर हों, बहुत ही घने ना हो, ओके। तो ये हो गया आपका कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स और स्कैटर्ड सेटलमेंट्स। अब इसमें देखिए इसके रीज़न क्या है, इसके पीछे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स के पीछे क्या रीज़न है। सिंपल सी बात है कि अब गंगा रिवर है, तो इसके आप किनारे किनारे देखेंगे तो बहुत ही कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और यहाँ पे जो लाइफ है वो हार्ड्स नहीं है, बहुत ही कठिन नहीं है, बहुत ही ईजी लाइफ है। आपको पानी चाहिए, आपको ज़मीन से पानी निकालना है, आप 50 फीट बोरिंग करिए, आपको पानी मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप किसी पहाड़ में रह रहे हैं, अब पहाड़ में आपको पानी चाहिए, तो आप 50 फीट का 200 फीट भी बोरिंग करेंगे तब भी ये पानी नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे इस कंपैरिजन में क्या है, रहना कठिन है। लेकिन यहाँ पर रहना आसान है, क्योंकि मैदान है, फर्टाइल है। कोई भी बीज, किसी भी चीज़ का बीज फेंक देंगे आप, सीड फेंक देंगे मैदान में, वो क्या करेगा, वो ग्रो कर जाएगा। लेकिन क्या पहाड़ों में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये भी एक समस्या है। मतलब कि कहने का पूरा हम सेंस ये है कि जो प्लेन वाले एरिया हैं, जो फर्टाइल लैंड है, जहाँ पे रिवर फ्लो करती है,
वहाँ पर रहना आसान है, और जो कह सकते हैं पर्वत वाले एरिया हैं, जो पहाड़ी एरिया हैं, वहाँ पे रहना कठिन है। तो ये डिफरेंस होता है जिसकी वजह से कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स और स्कैटर्ड सेटलमेंट्स का जन्म होता है। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेटिक कंडीशंस और जो ज़रूरतें होती हैं, जो पूरी होने वाली ज़रूरतें होती हैं, जो मनुष्यों की आवश्यक चीज़ें होती हैं, एग्रीकल्चर हो गया और जो चीज़ों की रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होगी, उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। ओके, चलिए ठीक है, इस चीज़ को हमने देख लिया। अब आइए थोड़ा सा और इसके बारे में हम समझ लेते हैं। सेटलमेंट्स पे हम और देख लेते हैं, जिसमें रूरल सेटलमेंट्स और अर्बन सेटलमेंट्स भी आते हैं, क्योंकि ये भी इसके टाइप हैं। तो अर्बन सेटलमेंट से क्लियर है कि हमारा जो सेटलमेंट्स होगा ज़्यादातर कॉम्पैक्ट टाइप का होगा, स्कैटर्ड नहीं होगा और बहुत ही डेंस होगा। जो रूरल सेटलमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो स्कैटर्ड होंगे, और कॉम्पैक्ट भी मिलते हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे जगह पे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉम्पैक्ट नहीं होते, ज़्यादातर ये स्कैटर्ड के होते हैं। खास करके ये हिली एरियाज़ में, जो थिक फॉरेस्ट वाले एरिया है, बहुत ज़्यादा जंगली एरिया है, उन सब एरियाज़ में, या फिर बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट वाले एरियाज़ में इस प्रकार के आपके स्कैटर्ड सेटलमेंट जिनको हम विलेज सेटलमेंट्स कह सकते हैं, ये हमें मिलते हैं। ओके, और ये पीपल जो विलेज के लोग होते हैं, ज़्यादातर ये जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, इन सब पे ये डिपेंड करते हैं, और इसके साथ साथ ये क्राफ्ट्स वर्क और ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व रहते हैं। अच्छा, ये जैसे ये हो गया, आपने देखा जैसे कि यहाँ पे पहाड़ बना हुआ है, और इसके देख रहे हैं कि ढेर सारे घर, ढेर सारे ड्वेलिंग्स बोलते हैं इनको, ढेर सारे ड्वेलिंग्स जो है यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन दूर दूर दिख रहे हैं, मतलब कि ये स्कैटर्ड सेटलमेंट्स का एक एग्जाम्पल है। अच्छा, लेकिन यही चीज़ नहीं है जो कि मैटर करती है। दरअसल कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि हाउसेस को किस तरह से बिल्ड किया जाए इसको निर्धारित करती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? खास सबसे बड़ी बात है एनवायरनमेंट। अब देखिए, कुछ चीज़ें आपको मैं ऐसा दिखाऊंगा जिसमें आपको ये लगेगा कि हाँ, एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर मान लीजिए कोई एक ऐसी एरिया जहाँ पे बहुत बारिश होती है, हमेशा बारिश होती रहती है, तो वहाँ पे बारिश जब होगी और बाढ़ की स्थिति हमेशा बनी रहती है, तो लोग जो वहाँ पे रहेंगे वो इससे बचने के लिए क्या करेंगे? वो घर को अपना ऊंचा बनाएंगे, और ऐसा बनाएंगे कि उनके घर में पानी ना घुसे। तो इसके लिए आप देखेंगे कि इस प्रकार से थोड़ा सा हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स, मतलब कि उठे हुए थोड़ा सा जो तंबू है, तंबुओं पे अपना घर बनाएंगे वो, जिसकी वजह से पानी अगर नीचे है तो रहने दीजिए, नाव से अपना आएंगे जाएंगे और तंबू पे अपना घर बना देंगे। ओके, तो इस प्रकार के घर बनेंगे क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है। ओके, इसके बाद बहुत ज़्यादा जहाँ बारिश होगी वहाँ पे स्लैंटिंग जो रूफ्स होते हैं उनको बनाएंगे। स्लैंटिंग रूफ मतलब थोड़ा सा ऐसे टाइप का रूफ, ताकि जो बारिश का पानी वो धीरे से आए, गिरे और नीचे चला जाए। ओके, आए, गिरे और नीचे चला जाए, तो इससे इस प्रकार के हाउसेस बनाए जाएंगे। ओके, और देखिए, इसके बाद तो हमने बात कर ली। अब बात करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी पड़ती हो या फिर बहुत ज़्यादा ठंड हो, तो ऐसी जगहों पे कैसे घर बनाएंगे? तो ऐसी जगहों पे ये आइस के ही घर बनाते हैं, जिनको बोलते हैं इग्लू। आपको मैं इमेज दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक, देखिए ये है इग्लू। ओके, ये है इग्लू। वेयर डू यू फाइंड ड्वेलिंग्स मेड ऑफ आइस? अब देखिए आपको कहाँ मिलेगा? जाहिर सी बात है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी पड़ेगी, यानी कि नदर्न पोल के पास में मिलेगा आपको, और सदर्न पोल में तो कोई रहता ही नहीं है, ज़्यादातर तो नदर्न पोल पे ही रहते हैं, तो वहाँ पे आपको इग्लू जैसे हाउसेस मिलेंगे। ओके, तो ये जो हाउसेस होते हैं ये बहुत ही, मतलब बाहर से तो बने तो होते हैं ये आइस की, लेकिन ये जब आप अंदर इनके जाएंगे ना, तो जो अंदर की जो हीट होती है ये उसको बाहर जाने नहीं देते हैं। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ठंड में भी, ये ठंड वाले मटेरियल से बने होने के बावजूद भी ये गर्म होते हैं, इनमें रहना आसान होता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उन गर्मी वाले एरियाज़ में हाउसेज जो बनाए जाते हैं वो थिक मड, मतलब जो बहुत ही मोटा कीचड़ होता है, मतलब कीचड़ को कई मोटे लेयर में, जैसे कि मिट्टी का कह सकते हैं कि मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। और आपने अगर गांव में कभी विजिट किया होगा तो आपको मिट्टी के घर दिखे होंगे जिनकी दीवारें जो थी बहुत ही मोटी मोटी होती थी, और उन घरों में आप देखेंगे कि जब आप बहुत कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़ रही हो, उन घरों में अगर आप रह रहे हैं तो आपको जो है ठंड का ही एहसास होगा, आपको हॉट क्लाइमेट का पता नहीं चलेगा। तो ये कहने का पूरा तात्पर्य ये है कि जो घर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स पे डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि ह्यूमन जो है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अपने घर को मॉडिफाई भी करते हैं। ओके, और जगह जगह पर ये अलग अलग प्रकार के घर को बनाते हैं। तो ये चीज़ें भी हमने यहाँ पे देखा। तो हमने सेटलमेंट्स में सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब आइए ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें, पहले इंसान शुरुआती दौर में पैदल जाता था, चल चल कर कई कई मीलों तक चल कर जाता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसने कार्ट का इन्वेंशन किया। कार्ट का इन्वेंशन करने के बाद उसने व्हील बनाया,
व्हील से क्या हुआ कि अब उसको चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में या फिर अपने आप को ले जाने में आसानी होने लगी। उसने नाव का निर्माण किया तो पानी के माध्यम से एक जगह दूसरी जगह जाने लगा। इस प्रकार से फिर घोड़ा गाड़ी का निर्माण हुआ। उसके बाद देखते देखते फिर चीज़ें बदली और फिर हमारे पास साइकिल का निर्माण होता है। और इसके साथ ही साथ देखेंगे जेम्स वाट जो कि इंजन बनाते हैं। कौन सा इंजन बनाते हैं? जो कि भाप का इंजन होता है, स्टीम इंजन। इसके बाद रेलगाड़ी का भी निर्माण होता है। तो इस प्रकार से चीज़ें बदलती जाती हैं। ओके, और अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिलते हैं। जैसे कि पहले की बात करें अगर, तो हमारे देश में बात करें तो डंकी हो गए, मूल्स हो गए, बुलकॉक्स हो गए, कैमल्स हो गए, ये ट्रांसपोर्ट के कॉमन साधन हैं और यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे आप रेगिस्तान में चले जाएंगे थार मरुस्थल में तो आपको ऊँट ही दिखाई देंगे, आपको कैमल्स ही दिखेंगे। तो वो क्या है? वहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ओके, आप प्लेन एरियाज़ में देखेंगे या फिर ऐसे एरिया थोड़े से जो हिली टाइप के, वहाँ पे आपको डंकीज दिखाई देंगे। उसी प्रकार से जो एंडीज माउंटेन्स हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको लामास दिखाई देते हैं। लामा भी क्या होते हैं? वो वहाँ पे चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं। उसी प्रकार से तिब्बत में देखेंगे तो तिब्बत में आपको याक्स दिखाई देंगी। तो ये क्या है? ये एक टाइप है, एक प्रकार, एक मीन्स है आप ट्रांसपोर्ट। ओके, ट्रांसपोर्ट की ये मीन्स है। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो सी रूट है या फिर जो रिवर का रूट है उसको भी हमने काफ़ी यूज़ किया है। ऐसे इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते हम आज एरोप्लेन भी बना चुके हैं और हम एयर ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं। अब उन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अलग अलग तरीके से हम पढ़ लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोडवेज की। तो रोडवेज का मतलब सीधा हो गया कि आप जो प्लेन एरियाज़ हो गए या फिर जो हिली एरियाज़ हो गए जहाँ पे आपको पक्के रोड मिलते हैं, उन पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम कहते हैं रोडवेज, मतलब रोड के माध्यम से जाने वाले रास्ते। अब ये रोडवेज भी तो दो टाइप के होते हैं। एक तो ये होता है पक्का रोड जिसे हम कहते हैं मेटाल्ड, और दूसरा जो होता है कच्चा रोड जिसे हम कहते हैं अनमेटाल्ड। तो पक्का कच्चा का मतलब ये हो गया कि जो बिल्कुल गिट्टी बालू गिट्टी से बने हों, कंक्रीट के बने हों, उनको हम पक्का रोड कहते हैं। और जो मिट्टी के बने हों या फिर ऐसे ईंट वगैरह से बने हों जो कि बहुत ज़्यादा लंबे, जिनका लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं है या फिर जिन पे हैवी गाड़ियाँ नहीं चल सकती, उन्हें हम कह सकते हैं कच्चा रोड। और गाँव में आप बहुत आराम से इन सब शब्दों को सुन पाए होंगे। ओके, तो ये हम रोड्स की बात, दो टाइप के हमारे पास रोड थे। अच्छा, इसमें भी देखिए कई सारे रोड्स अलग अलग भी बनते हैं। जैसे कि रोड्स के भी स्पेशल वर्जन्स बनाए जाते हैं। जैसे कुछ होते हैं ओवर ब्रिज, मतलब कि नीचे कोई चीज़ें हैं वो चल रही हैं और उनके ऊपर से क्या बना दिया, ओवर ब्रिज, मतलब ऊपर से रोड बना दिया, तो इसे कहते हैं ओवर ब्रिज। और फिर कुछ जगहों ऐसे होते हैं जहाँ पर मान ली ऊपर से रोड है, नीचे से बना दी, मतलब सबवे बोलते हैं इसको, सबवे, कि आप नीचे से चले जाइए, रोड के नीचे से चले जाइए। तो इस प्रकार के भी स्पेशल टाइप के रोड हैं जिन्हें हम कहते हैं सबवे या फिर अंडरपाथ या फिर ओवर ब्रिज कहते हैं। तो ये दो टाइप के अलग अलग रोडवेज आपके हो गए। अब इंडिया में भी कई ढेर सारे आपके नेशनल हाईवेज़ हैं, ढेर सारे स्टेट हाईवेज़ हैं और आपके जो डिस्ट्रिक्ट हाईवेज़ भी हैं। तो अलग अलग टाइप के रोड्स भी आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। अब कुछ ज़्यादा खास इसमें है नहीं। अब बात करते हैं रेलवेज़ की। तो रेलवेज़ क्या है? इंपॉर्टेंट है। इनको आप जानते हैं कि एक खास पटरी पे चलाया जाता है, जिनको बनाया जाता है मीटर गेज के हिसाब से। मीटर गेज भी होते हैं और आप देखेंगे कि स्मॉल गेज भी होते हैं। तो अलग अलग 3 टाइप के टोटल गेज होते हैं जिन पर ये बनाए जाते हैं और इन पर ये दौड़ते हैं। इनका जो खास काम होता है, ये बल्क में चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज होते हैं और इसके साथ ही साथ बल्क में ह्यूमंस को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये काम में आते हैं। तो ये जब हैवी ट्रांसपोर्टेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम रेलवेज़ का इस्तेमाल करते हैं लैंड एरियाज़ में। ओके, और आजकल तो सुपर फास्ट ट्रेनें भी आ गई हैं, बुलेट ट्रेन भी आ गई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें भी डेवलपमेंट बढ़ गया है। पहले के जो आपका रेलवे में जो जो इंजन चलते थे वो स्टीम इंजन होते थे, क्योंकि वो भाप से बनते थे और उनको बनाने का जो आइडिया आया था वो जेम्स वाट के दिमाग में आया था, जिन्होंने फिर क्या हुआ कि कोयले से फिर हम भाप इंजन बनाते थे, उसके बाद हम रेलगाड़ियों को चलाते थे। तो उसमें गजब की आवाज़ भी आती थी। आप अगर शोले मूवी देखे होंगे तो उसमें जिस प्रकार से रेलगाड़ी की आवाज़ आती है वही आवाज़ स्टीम इंजन की होती है। उसके बाद फिर चीज़ें डेवलप हुई और इन्वेंशन हुआ, डीजल से चलने लगी गाड़ियाँ। फिर डीजल से हम कन्वर्ट करके हम इलेक्ट्रिक्स पे आ गए और आज के समय हम इलेक्ट्रिक पे ही ज़्यादातर रिलाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। कल हो सकता है कि न्यूक्लियर पावर से भी हम चलाने लगें ट्रेनों को। तो बहुत सी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो इंडिया में आप देखेंगे तो इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड रेलवे सिस्टम है इंडिया का। और जो साइबेरिया है, साइबेरिया से व्लादिवोस्तोक तक, मतलब जो आपका रसिया वाला क्षेत्र है, रसिया में आप देखेंगे कि सबसे लंबी ट्रेन जो है वो हमें देखने को मिलती है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है। इसके लिए आप देखिए, ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहते हैं इसको। ये सेंट पीटर्सबर्ग से
सेंट पीटर्सबर्ग से होते हुए आपको व्लादिवोस्तोक तक जाती है। तो ये सबसे लंबी रेलवे लाइन है जो कि अभी तक बिछाई गई है। और ये समझिए कि जो वेस्टर्न रसिया है, वेस्टर्न रसिया से बिल्कुल जाकर के ईस्टर्न रसिया को जोड़ देती है। तो काफ़ी लंबी है। और रसिया जानते हैं कितना बड़ा देश है। एशिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा देश है, इवन ओल्ड वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है ये एरिया वाइज। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वाटरवेज की बात करते हैं तो दो टाइप के वाटरवेज होते हैं, एक होता है इनलैंड वाटरवेज, एक होता है सी रूट वाटरवेज। अब देखिए वाटरवेज का मतलब क्या हुआ कि जब हम पानी के रास्ते ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं वाटरवेज। अब इसमें जो इनलैंड का मतलब कौन सा हो गया, जैसे मान लीजिए नदियाँ हो गई, तो नदियों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह हैवी गुड्स को लेकर जाना बहुत ही सस्ते दामों पर आसान हो जाता है। या फिर बहुत बड़ी कोई झील है तो उसके एक किनारे से दूसरे किनारे जाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है वाटरवेज के माध्यम से। तो ये सब इनलैंड में आएंगे। और जो सी रूट्स होते हैं आप समझ रहे हैं कि सी में हम ट्रेवल करेंगे और बहुत बल्क में जो गुड्स होते हैं एक देश से दूसरे जगह ले जाने का काम जो है वो सी रूट से करते हैं। और ये चीफेस्ट ट्रांसपोर्ट का मीन्स है, मतलब कि आप अगर रोडवेज के थ्रू अगर उतना ही अमाउंट का गुड्स लेकर जाते हैं, गुड्स मतलब कि व्यापार वाला जो सामान होता है, अगर उतना अमाउंट ले जाते हैं, उतना सामान लेकर जाते हैं तो महंगा पड़ेगा। एयरवेज से तो सबसे ज़्यादा महंगा पड़ेगा और रेलवे से थोड़ा कम महंगा पड़ेगा रोड के कंपैरिजन में। लेकिन जो शिप है, मतलब जो जल के माध्यम से, जो पानी वाले हिस्से से आप लेकर जाएंगे, सी रूट से लेकर जाएंगे, तो सबसे सस्ता पड़ता है। इसीलिए आप देखेंगे कि दुनिया के अधिकतर देश जो अपना व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं दूसरे देशों से, वो 90% जो ट्रेड उनका होता है वो सी रूट से ही होता है, अगर उनके पास उनके कंट्री की बाउंड्री अगर किसी सी को टच करती है तो ये बहुत ही चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया होता है और आप इसमें ज़रूर इसको, मतलब एक तरह से देखा जाए तो टूरिज़्म के लिए भी काफ़ी फेमस है। तो अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर इसमें एक बार टूरिस्ट बन के जाइए, घूमिए, एंजॉय करिए। एयरवेज की बात करते हैं तो एयरवेज सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है और ये सबसे महंगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। बट इसके कई सारे फ़ायदे हैं। ये ऐसे एरिया में पहुंच सकता है जहां पर और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के पहुंचने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं होती। ये बहुत ही रिमोट एरियाज में भी जा सकता है, एक्सट्रीमली हार्श कंडीशंस में भी काम कर सकते हैं। खास करके जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, आप देखेंगे कि जब भी कोई आपदा आती है, नेचुरल डिजास्टर आता है, तो हेलीकॉप्टर्स इत्यादि ही क्या करते हैं, वहाँ पे हेल्प के लिए पहुँच जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा हमने एडवांस टेक्नोलॉजी को अचीव कर लिया, लेकिन अभी भी हम और चीज़ों को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने देख लिया कि ट्रांसपोर्टेशन का, हमारा रह गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या हो गया? कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि एक दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचाना, अपनी मैसेज को कन्वे करना दूसरे पर्सन को, यही क्या है, कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स। अब देखिए इसमें क्या है कि पहले के समय में लोग एक दूसरे से बातें जब अपनी करते थे तो सामने जाकर बोलना पड़ता था, मिलना पड़ता था कि हमको ये बात उनसे कहनी है तो हमें उनके पास जाना पड़ेगा या फिर उन्हें हमारे पास आना पड़ेगा। तो ये तो पहले स्टार्ट हुआ। फिर क्या हुआ, चीज़ें और थोड़ा बदली, लोग थोड़ा से जानवरों से, एनिमल से जुड़ने लगे तो उनके यूजेस को, वो ढेर सारे यूजेस को वो डिस्कवर करने लगे। तो आप देखेंगे कबूतर जा 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 कबूतर जा करके गाना भी है, जिसमें वो कबूतर को कहते हैं कि ये लेके जाओ संदेश और मेरे संदेश को जो है पहुंचा देना, जो भी जिसको देना है। तो वहाँ पे वो कबूतर का भी इस्तेमाल करते हैं। फिर चीज़ें बदलती हैं। फिर आप देखेंगे तार, जब पेपर का इन्वेंशन हो जाता है तो लोग एक दूसरे को फिर चिट्ठी लिखना शुरू करते हैं। तो डाकिया डाक लेकर आया, इस प्रकार के गाने बनने लगते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे फिर वो उसके बाद फिर क्या होता है, कोई मैसेज को अगर दुनिया में, मतलब देश में सबके पास पहुंचाना है तो फिर न्यूज़पेपर इत्यादि आ गए। न्यूज़पेपर के माध्यम से मास कम्युनिकेशन, मतलब बहुत ही ज़्यादा लोगों को एक बार में ही खबरें पहुंचा देना, इसे कहते हैं मास कम्युनिकेशन, मीडियम्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। फिर रेडियो आया, रेडियो के माध्यम से भी हम लोगों तक खबरें पहुंचाते रहे, लोगों से कम्युनिकेट करते रहे। इस प्रकार से फिर आज इसमें हम देखेंगे मोबाइल गैजेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं और ढेर सारी चीज़ें ऐसी आ गई जिसके माध्यम से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि चीज़ें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी इंप्रूव हो रही है, चीज़ें बदलती जा रही हैं और हमें अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करने का अवसर मिल रहा है और आगे भी चीज़ें ऐसे ही बदलती रहेंगी। तो प्रोग्रेस इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिस प्रकार से आप इस चित्र को देख सकते हैं और इसमें कैसे कैसे हमने प्रोग्रेस किया है, इसको दिखाया गया है। अच्छा, ये एक चित्र है जिसमें दुनिया के जो मेजर सी पोर्ट्स हैं या एयरपोर्ट्स हैं उनको दिखाया गया है। इस चित्र को दिखाने से पहले थोड़ा सा हमें इसको बेंड करना पड़ेगा। आप 1 मिनट रुकिए, मैं इसको भी सही करता हूँ। अब देखिए इसमें ढेर सारे जो मेजर सी पोर्ट्स हैं और एयरपोर्ट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में देखिए चेन्नई, मुंबई, इसी प्रकार से न्यू दिल्ली, अमृतसर क्या है, एक आपका मेजर एयरपोर्ट है।
ओके, न्यू दिल्ली क्या आपका मेजर एयरपोर्ट है। कोलकाता क्या है, एक मेजर एयरपोर्ट भी है और सी पोर्ट भी मिलेगा आपको यहाँ पे। देन आपका जो आपका मुंबई हो गया, मेजर क्या है आपका सी पोर्ट है, मुंबई में मेजर आपका एयरपोर्ट भी है। उसी प्रकार से आप देखेंगे केप टाउन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और उसी प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी में न्यूयॉर्क है, फिर लंदन है। तो ऐसे ढेर सारे दिए हुए हैं यहाँ पे अलग अलग जो सी पोर्ट्स हैं, जो एयरपोर्ट्स जो इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड में, उनके बारे में दिया गया। आप इसको ऐसे ही देख लेंगे और इसमें कुछ बहुत खास बात नहीं है। तो इस प्रकार से हमने आज चैप्टर 7 को कवर कर लिया है। कुछ क्वेश्चन है इसमें जो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इसके आपको आंसर बताने हैं। जैसे ये तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको आप पढ़ लेंगे क्योंकि सारी चीज़ों को मैंने समझा दिया है। मास मीडिया क्या है, ऐसा मीन्स ऑफ मीडिया जिसके माध्यम से आप एक साथ कई लोगों से कम्युनिकेशन कर पाते हो, उसे मास मीडिया कहते हैं। और कम्युनिकेशन के द्वारा आप क्या समझते हैं इसको मैंने बता दिया है। मेंशन एनी 2 मेरिट्स ऑफ रेलवेज बता दिया हमने कि किस लिए 2 क्यों इंपॉर्टेंट है। हैवी गुड्स को ले जाने के लिए चीप एंड बेस्ट है, हैवी बल्क में लोगों को ले जाने के लिए काफ़ी बेस्ट है। और जो बाकी 3 क्वेश्चन इनको भी हमने समझ लिया है। आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में आंसर, जैसे 1 का क्या पूछ रहा है, विच इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सा नहीं है, टेलीफोन, बुक्स या टेबल। तो आपको बस आप बताना है कि 1 का सी जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। इसी प्रकार से आपको बताना है 2 का कौन सा सही है, 3 का कौन सा सही है, 4 का कौन सा सही है, कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, सो लेट्स मेक द सेशन इंटरेक्टिव। तो अब बात हमने कंप्लीट कर ली क्लास चैप्टर 7 का। अब इसके बाद मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।